हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको विद सॉल्व उनको समझाऊंगा और उनके आंसर भी दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में। ये चैप्टर 7 है, क्योंकि हमारे चैप्टर डिलीट हैं इसलिए चैप्टर 5 ये दिखा रहा है। तो हमारी बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 7 पर है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो बेसिकली थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि भाई इसमें ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जो है वो क्यों दे रखा है, कि ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का मतलब क्या है। जैसे बच्चों आप जानते ही हैं कि परंपराओं का मतलब, संस्कृति का मतलब किसी भी जगह पर जो लोग रह रहे होते हैं उनका खाना पीना, तौर तरीके, ये सब उनकी वहाँ की संस्कृति कहलाती है। तो उन तौर तरीकों में, उनकी परंपराओं में जो बदलाव आया वो कैसे आया, किस जगह की बात इस चैप्टर के अंदर की गई है। तो बच्चे जैसे आप महाद्वीपों के बारे में जानते होंगे, तो इसमें बेसिकली जो बात की गई है, जैसे वर्ल्ड का मैप आपको देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली जो बात की गई है वो यूरोप की बात की गई है। ये जो गोला सा आपको दिख रहा है ना, ये यूरोप है हमारा। तो ये जैसा आपने देखा होगा दुनिया में ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ें जो भी हुई हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ों के द्वारा की गई हैं, यानी कि यूरोप के अंदर ही की गई हैं। तो जैसे आज हम यूरोप की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ पर हम डिस्को वगैरह देखते हैं, वहाँ पर बहुत खुलापन देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम के अंदर देखते हैं। तो यूरोप की संस्कृति जैसी आज है, क्या पहले भी ऐसे ही थी, उसमें क्या क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर ही जानेंगे कि यूरोप के अंदर क्या क्या बदलाव हुआ था। तो बेसिकली यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हमारे इस मैप में दिख रहा है कि इसमें जैसे इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा नीदरलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, जर्मनी भी है। तो बेसिकली ये सारे यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये बदलाव आया था। तो क्या क्या बदलाव आया, कैसे कैसे बदलाव आया, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर के अंदर मेन जो वर्डिंग यूज़ की गई है, जिनसे बहुत बार 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा अंधकार युग। तो अंधकार युग क्या है? तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग माना जाता है। तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग माना जाता है और 14वीं शताब्दी तक रहा था। बेसिकली मध्यकाल कब से कब तक का कहा जाता है? तो 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक को जो कहा गया है वो अंधकार युग माना जाता है। मानवतावाद। तो ये जो मानवतावाद है इसका मतलब क्या होता है? मानवतावाद बेसिकली बच्चों एक विचारधारा है, एक सोच है जो इस बात पर बल देती है, जो भौतिक सुख दुखों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है। इसका मतलब है जैसे आप देखते होंगे यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुलापन है, वो लोग मौज मस्ती पर, इंजॉयमेंट पर और आज पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। वो परलोक पर ध्यान नहीं देते बल्कि इहलोक पर ध्यान देते हैं। तो ये मानवतावाद बेसिकली विचारधारा है जो मानव के भौतिक सुख दुख, मतलब जैसे कि बंगला, गाड़ी, पैसा, इन सब चीज़ों की पूर्ति पर ज़्यादा बल देते हैं। तो ये बेसिकली विचारधारा है मानवतावाद। तो मानवतावादी नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? मानवतावादी। देखो जिन लोगों की विचारधारा मानवतावाद वाली थी तो उन्हीं लोगों को मानवतावादी कहेंगे। तो बेसिकली मानवतावादी शब्द किन लोगों के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? तो नेक्स्ट हमारा था मानवतावादी। तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में ये शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो व्याकरण, कविता, इतिहास, अलंकार शास्त्र, नीति, दर्शन आदि विषय पढ़ाते थे। तो उन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे अध्यापक 15वीं शताब्दी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है पेपर के अंदर कि मानवतावादी से आप क्या समझते हैं, मानवतावादी से आप क्या समझते हैं। तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में ये शब्द उन अध्यापकों के लिए होता था जो एक से ज़्यादा विषय पढ़ाते थे। कौन कौन से विषय? जैसे व्याकरण, कविता, इतिहास, अलंकार शास्त्र, नीति, दर्शन आदि विषय पढ़ाते थे। तो उन लोगों के लिए मानवतावादी या उन अध्यापकों के लिए मानवतावादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों के अंदर आया है। नेक्स्ट है रेनेसां व्यक्ति। तो रेनेसां व्यक्ति किसको कहा जाता था? अनेक रुचियों रखने वाला, यानी कि वैसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा विषयों में रुचि रखता था और उन विषयों की उसे महानता भी था, या संपन्न व्यक्ति था, उन विषयों के उसे महान ज्ञान भी था, या आप कह सकते हो कि अनेक विषयों में रुचि रखता था और उन विषयों के अंदर वो निपुण भी था। ऐसे व्यक्ति को रेनेसां व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण, यानी कि रेनेसां। देखो रेनेसां और रेनेसां व्यक्ति दोनों में फ़र्क है। रेनेसां व्यक्ति बेसिकली एक आदमी की बात की जा रही है जो अनेक रुचियाँ रखता हो, लेकिन यहाँ पर खाली अगर रेनेसां शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा से जागना। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल इटली में प्राचीन विधाओं एवं कलाओं के पुनः जीवित होने का आंदोलन
था, यानी कि इटली के शहर, जैसे हमने अभी पहले मैप देखा था तो उसके अंदर एक देश था इटली, उसमें जो प्राचीन यानी कि जो पुराने तौर तरीके, पुरानी जो कलाएं थी वो दोबारा से जीवित होने लगी थी, या दोबारा से उनका विकास होने लग गया था, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा से जागना। तो रेनेसा व्यक्ति और रेनेसा दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। अगर रेनेसा व्यक्ति की बात की जाए तो रेनेसा व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनेक विषयों में रुचि रखता हो, वो रेनेसा व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति अगर आ जाए रेनेसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो अनेक विषयों में रुचि रखता हो और उसे उन विषयों में महारत भी हासिल हो, ऐसे व्यक्ति को रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था। लेकिन अगर खाली रेनेसा शब्द का मतलब आ जाए कि भाई रेनेसा शब्द से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा पुनर्जागरण। रेनेसा शब्द का मतलब क्या हो गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा से जागना। और ये शब्द किसके लिए किया गया था भाई? इटली में जो भी प्राचीन विधाएं थी, कलाएं थी, उनका दोबारा से जीवित होना ही क्या कहलाया गया? पुनर्जागरण कहा गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा दी पाइटा। दी पाइटा नामक एक चित्र था जो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था, जिसमें मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया था। तो जैसा आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर कि इसमें जो ईसा के शरीर को धारण कर रखा है, इस चित्र को डी पाइटा नामक चित्र के नाम से जाना जाता है और इसको माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। ये भी पेपरों में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाप स्वरोक्ति दस्तावेज। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है और पूछा जा रहा है कि पाप स्वरोक्ति दस्तावेज क्या है। तो ये चर्च द्वारा जारी एक दस्तावेज था जिसके बारे में ये भ्रम फैलाया गया कि ये मनुष्य को उनके सभी पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो जो कैथोलिक चर्च थे उनके द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता था कि जो भी व्यक्ति इस दस्तावेज को खरीद लेगा, पाप स्वरोक्ति दस्तावेज को खरीद लेगा, उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। पाप क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। ऐसा ही दस्तावेज था पाप स्वरोक्ति दस्तावेज। के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑप्शनल में भी आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, कि पाप स्वरोक्ति दस्तावेज क्या था। तो चर्च के द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जो ये भ्रम फैलाया गया था कि जो मनुष्य के उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू टेस्टामेंट। ये बाइबल का वह भाग है जिसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र तथा उपदेशों का उल्लेख किया जाता है। देखो न्यू टेस्टामेंट आपने मेसोपोटामिया जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा ओल्ड टेस्टामेंट। तो बेसिकली जो बाइबल है, बाइबल आपको पता होगा, बाइबल जो है वो ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है। उसके अंदर उसको बाइबल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा आ जाता है न्यू टेस्टामेंट, एक आता है हमारा ओल्ड टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो ईसा मसीह के जीवन चरित्र और उपदेशों का उल्लेख करती हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट जो था, ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अंदर ईसा मसीह से पहले के जो लोग आए थे उनके बारे में लिखा गया है। तो अगर न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करें तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह भाग जिसमें ईसा मसीह के बारे में लिखा गया हो, उनके उपदेशों के बारे में लिखा गया हो, वो न्यू टेस्टामेंट में है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, तो बाइबल का वह भाग जिसमें ईसा मसीह से पहले के लोगों के बारे में बताया गया हो, उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धर्म सुधार आंदोलन क्या था? बेसिकली ये धार्मिक आंदोलन था। देखो यूरोप के अंदर ही आंदोलन चला था। जब भी यूरोप के अंदर जो आज हम देखते हैं ना एकदम खुलापन है, वहाँ पर गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लोग बाग सिर्फ अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको धार्मिक चीज़ों में कोई भी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हुआ था? बेसिकली वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। तो ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई चर्च 2 भागों में बढ़ गया था, कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च। तो 2 भागों में। देखो जो कैथोलिक चर्च वो पुराने तौर तरीके वाला था, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भाई ये पाप स्वरोक्ति दस्तावेज था, सबको पता था कि ये भ्रम था और इसको फैलाया जाता था और लोग बाग ऐसा करते भी थे। तो जो ये धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया तो इससे दो तरीके से चर्च थे, 2 भाग गए थे, कैथोलिक चर्च तथा प्रोटेस्टेंट चर्च। आगे इसके बारे में हम और डिफाइन पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, किसने चलाया था और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो बेसिकली धर्म सुधार आंदोलन ये एक धार्मिक आंदोलन था जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ चलाया गया था। नेक्स्ट है प्रोटेस्टवाद क्या है। प्रोटेस्टवाद तो ये ईसाई धर्म की एक नई शाखा थी जिसका प्रवर्तक मार्टिन लूथर किंग था। और इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पूछा जाए मार्टिन लूथर किंग कौन था या मार्टिन लूथर किंग ने कौन सी शाखा चलाई थी, तो प्रोटेस्टेंटवाद, इसको सुधारवाद भी कहा जाता है। तो प्रोटेस्टवाद या सुधारवाद बात एक ही है और ये मार्टिन लूथर के द्वारा ईसाई धर्म की एक नई शाखा चलाई गई थी। जेसुइट कौन थे? ये पादरी लोयला द्वारा स्थापित 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे और उनका उद्देश्य था निर्धनों की सेवा करना तथा अन्य संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेसुइट कौन थे, तो सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे। एक सोसाइटी बनाई गई थी 1540 में, किनके द्वारा? एक पादरी थे लोयोला, उनके द्वारा स्थापित की गई थी 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस। तो इनके सदस्यों को जेसुइट कहा जाता था। तो ये जो हमारे मेन थे, जितने भी हमारे मैन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कॉन्सेप्ट थे, अवधारणाएं थी, तो वो हमने इनके अंदर पढ़ी थी। जैसे एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अंधकार युग, मानवतावाद, मानवतावादी, रेनेसा व्यक्ति, रेनेसा, डी पाइटा, पाप स्वरोक्ति दस्तावेज और न्यू टेस्टामेंट, धर्म सुधार आंदोलन,
प्रोटेस्टवाद, जेसुइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मैंने कह सकते हो कि बहुत ही बारीकी चीज़ों से निकाल के इनको लाया हूँ मैं आपके लिए कि आराम से आप इनको पढ़कर चीज़ों को समझ सकते हो और आराम से इनके आंसर आप लिख सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पुनर्जीवित होने के 2 मुख्य कारण बताइए। देखो भाई, जैसे मैंने बताया अभी यूरोप के बारे में हम बात कर रहे थे, हमने ये देखा, हमने ये जो देखो दिख रहा है आपको, ये इटली है। तो इटली देख रहे होगे आपके चारों तरफ में, देखो यहाँ पे क्या है, सारे में महासागर ही है, ये पानी पानी। अगर व्यापार करना है हमें यूरोप से तो पानी के जहाज यहाँ से आके अगर यहाँ रुक जाएंगे तो सारा यूरोप के अंदर भी वो सामान पहुँच जाएगा। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया भाई, इटली के तटवर्ती बंदरगाह जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, तो इनके पुनर्जीवित होने के 2 मुख्य कारण क्या थे। तो एक तो था बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार, मंगोलों का चीन के साथ व्यापार। तो व्यापार की वजह से जब भी ये यूरोप के साथ व्यापार कर रहे थे तो कहाँ से करते थे, इटली के बंदरगाहों से करते थे। और जब व्यापार होगा तो वहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होंगे, पानी के जहाज आकर खड़े होंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा व्यक्ति शब्द की व्याख्या करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रेनेसा शब्द अलग है और रेनेसा व्यक्ति अलग है। तो रेनेसा व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो वह मनुष्य जिसकी अनेक रुचियां हों, अनेक हुनर में उसे महारत भी प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, रेनेसा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगर खाली रेनेसा आ जाए तो ध्यान रखना, अगर खाली रेनेसा हो, इसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख ना हो और खाली रेनेसा हो तो उसका मतलब होता है पुनर्जागरण, लेकिन यहाँ पर रेनेसा व्यक्ति है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस और जेनेवा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार भिन्न थे। तो 2 जगहों के बारे में बात की गई है, एक है वेनिस और एक है जेनेवा। ये 2 क्षेत्र हैं यूरोप के ही हैं। यूरोप पूरा एक महाद्वीप है बेसिकली, अगर हम देखें तो उसमें और छोटे छोटे देश हैं। तो वेनिस और जेनेवा, धर्म अधिकारी और सामंत राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। यानी कि वेनिस और जेनेवा में अगर देखें तो जो धर्म अधिकारी लोग होते थे, यानी कि पादरी वर्ग के जो लोग होते थे या सामंत होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक जो होते थे, वो राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे इन जगहों पर, वेनिस और जेनेवा में। बाकी पूरे में सारे में धर्म अधिकारी फेमस थे, राजनीतिक दृष्टि से वो शक्तिशाली थे, लेकिन वेनिस और जेनेवा में नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन का शासन में सक्रिय भाग था। किन किन का, नगर के धनी व्यापारियों का और महाजनों का शासन में सक्रिय भाग था। कहाँ पर, वेनिस और जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन है, इसमें क्या दर्शाया गया। अभी मैंने पहले आपको बताया था, दी पाइटा नामक चित्र क्या था, माइकल एंजिलो ने बनाया था। माइकल एंजिलो ने चित्र बनाया था। मेरी को ईसा का शरीर धारण करते हुए चित्र के अंदर दर्शाया गया है। मैंने आपको दिखा भी दिया है वो कि किस तरीके का वो चित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यथार्थवाद से आप क्या अभिप्राय है। यथार्थवाद को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेसिकली देखो, जब इटली के, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा था, इटली के तटवर्ती, जब इटली के नगरों का पुनरुद्धार होने लगा, वहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होने लगे, तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय भी इटली के अंदर बनने लगे थे। और जब विश्वविद्यालय बनेंगे तो उसके अंदर पढ़ाइयाँ भी होने लग जाएंगे। और इन पढ़ाइयों की वजह से यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यानी कि जब कॉलेज खोले गए तो वहाँ पर रेखा गणित पढ़ाया जाने लगा, शरीर विज्ञान पढ़ाया जाने लगा, नई नई सौंदर्य की कलाएं पढ़ाई जाने लगी। तो इनसे जो भी वहाँ की पुरानी इतालवी कला थी उसको नया रूप दिया जाने लगा, जिसे बाद में क्या कहा गया, यथार्थवाद कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वीं शताब्दी में किन लोगों को मानवतावादी कहा गया। 15वीं शताब्दी में वे जो भौतिक संपत्ति, गौरव, अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था। तो 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए मानवतावादी शब्द इस्तेमाल किया गया था जो एक से ज़्यादा विषयों में रुचि रखते थे या एक से ज़्यादा विषयों को पढ़ाया करते थे, उनको 15वीं शताब्दी में मानवतावादी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाप स्वरोक्ति नामक दस्तावेज। मैंने आपको बता दिया था कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति दिला देगा, इस तरह के दस्तावेज को पाप स्वरोक्ति दस्तावेज कहते थे। और ये चर्चों के द्वारा, चर्च में जो पादरी लोग होते थे उनके द्वारा इन दस्तावेजों को बेचा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत क्या था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत कहा गया है। अब आप सोचोगे यार इसके अंदर ये ज्योग्राफी का सूर्य केंद्रित मॉडल सिद्धांत क्यों रखा गया। देखो बेसिकली जो पादरी लोग थे, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पादरी लोग पाप स्वरोक्ति नामक दस्तावेज बेचते थे। तो ये कहते थे कि पादरी लोग, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये मानव के पापों के कारण स्थिर है। क्या है, एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे ये स्थिर है, मानव के पापों के कारण एक ही जगह स्थिर है। लेकिन जब ये खोज हुई कि भाई पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, सूरज स्थिर है, और जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, सूरज के क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो यही सूर्य केंद्रित मॉडल था। और इस सिद्धांत के प्रतिपादित होने के बाद कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूरज का क्या कर रही है,
चक्कर लगा रही है। इस वजह से जो पादरी लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे वो उनके खिलाफ बात करने लगे कि भाई पादरी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, एक शख्स और, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? तो ये जर्मन युवा भिक्षु थे, जर्मन युवा भिक्षु जिन्होंने चर्च यानी कि कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। बेसिकली ये जर्मन के थे और ये इटली के अंदर आए घूमने के लिए। इन्होंने जब वहाँ देखा कि भाई जो चर्च के लोग हैं, कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं, पादरी लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर खूब लूट घसोट कर रहे हैं, पाप स्वरोक्ति नामक दस्तावेज बेच रहे हैं और लोगों को काफ़ी लूट घसोट कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा हड़पते जा रहे हैं। भोग विलास की ज़िंदगी कौन जी रहे हैं? पादरी लोग भोग विलास की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐशो आराम खूब मज़े ले रहे हैं। तो तब इन्होंने इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या करा था, आंदोलन चलाया था मार्टिन लूथर किंग ने। जैसे मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, जिसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया या प्रोटेस्टवाद भी कहा गया था। तो अगर खाली एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए मार्टिन लूथर किंग कौन थे, तो जर्मन युवा भिक्षु थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ क्या करा था, अभियान छेड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4 नंबर वाले, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब के लोगों का क्या योगदान रहा था। बेसिकली ध्यान रखना बच्चों, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। मैंने बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपने देखा होगा बुक के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इसके अंदर लिया है और उन्हीं को मैंने इसमें सॉल्व करा है और बहुत छोटे छोटे आंसर मैंने दिए ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। बस आप चीज़ों को समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिख कर आइए, आपको कोई भी टेंशन, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जैसे आपका पॉइंट बना होगा, बुक आपने देखी होगी, तो बुक के अंदर आपने देखा होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में अरब के लोगों का क्या योगदान रहा था, तो बेसिकली वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है ये। ठीक है, कि विज्ञान और दर्शन क्षेत्र में अरबियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण, देखो क्या हुआ, हम जैसे यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा रोमन एम्पायर, आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। जब आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो जब आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था तो बेसिकली रोमन एम्पायर काफ़ी विकसित और डेवलपमेंट था जो यूरोप के अंदर फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही रोमन एम्पायर का पतन हुआ, रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, तो यूरोप के लोगों का विकास भी बंद हो गया था, क्योंकि चर्च के लोगों ने यूरोप के लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और उनका दिमाग बिल्कुल भी डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं कर रहा था। और जो भी रोमन साम्राज्य के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान आए थे, यूरोप के अंदर रोमन साम्राज्य में जो विद्वान आए थे, जैसे प्लेटो था, अरस्तु था, तो उनके जो ग्रंथ रहे थे, बेसिकली यूरोप के लोगों ने उन ग्रंथों को क्या कर दिया, पादरी लोगों ने उन ग्रंथों को ख़त्म कर दिया था, बाकी लोगों तक पहुंचने नहीं दिया था, कि लोगों का जो विकास था वो रुक गया। अब जब वहाँ पर पढ़े लिखे लोग यूरोप के अंदर दोबारा आने लगे, यानी कि 14वीं शताब्दी के बाद जब पढ़े लिखे लोग दोबारा आने लगे, अंधकार युग खत्म हुआ, तो अब उन्हें पढ़ने के लिए भाई ग्रंथ चाहिए थे। तो वो ग्रंथ उन्हें कहाँ से मिलते? तो वो ग्रंथ के लिए कहाँ गए? अरब के लोगों के पास गए, क्योंकि अरब के लोगों ने क्या कर रखा था, अरब के लोगों ने उन ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करके रख रखा था। अब ये अरब के लोगों के पास गए और उनसे जो उन्होंने अरबी में अनुवाद करके रख रखा था उसको लिया और उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट कर कर फिर दोबारा से अपना डेवलपमेंट करने लगे। तो ये इसीलिए क्वेश्चन बना था, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब का योगदान क्या था, अरबियों का योगदान क्या था। तो अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण उन्होंने किया था, किन्होंने? अरब के लोगों ने। उसके अलावा इब्न सीना और इब्न रुशद का योगदान इसमें रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक खोजें भी इसके अंदर की थी। अनुवादों के जरिए ही इक्का प्रचार प्रसार हुआ था। किनका? भाई जो भी प्लेटो है, अरस्तु है, जो भी पहले की रूल रेगुलेशन, पहले की जो डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा था, तो वो सब दोबारा से कब हुआ? जब यूरोप अरब के लोगों ने उन्हें अपनी पुस्तकें दी जो उन्होंने अरबी में अनुवाद कर रखी थी, अपनी भी दी और जो पुराने विद्वान यूरोप के थे उनकी भी दी, जिसके जरिए से यूरोप के लोगों ने अपना आपका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का योगदान समझ में आ गया कि अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण किसने करा? अरब के लोगों ने करा। अनुवाद करा किसने? इब्न सीना, इब्न रुशद, इन सब का योगदान रहा था। इसके अलावा इन अनुवाद जो अरब के लोगों ने अनुवाद कर रखा था, इन्हीं के जरिए से इनका प्रचार प्रसार भी हो पाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पैट्रक के विचारों के परिप्रेक्ष्य में मानवतावादी विषयों के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है पैट्रक बेसिकली एक मानवतावादी विचारधारा वाला व्यक्ति है, यानी कि इसकी जो विचार है वो कैसे है? मानवतावादी। मैंने आपको पहले ही बताया था मानवतावादी विचारधारा का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति या ऐसी विचारधारा जो खुलेपन की बात करती हो। तो पैट्रक की विचारधारा कैसी थी? मानवतावादी। तो उन्होंने क्या कहा है? तो पैट्रक के विचारों के अनुसार पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता इसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था, अतः प्राचीन लेखकों की रचनाओं के अध्ययन की आवश्यकता है। तो पैट्रक ने बेसिकली ये कहा कि भाई रोमन यूरोप के जो थे, यानी कि रोमन साम्राज्य जो रहा है, उनके जो पुराने ग्रंथ हैं
उन्हीं की रचनाओं के वजह से या उन्हीं की रचनाओं से ही हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसीलिए पैट्रक ने ये कहा कि हमें अतीत के यानी कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा विकास होगा, वरना तो हमारा विकास नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण ने किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति के प्रसार में सहायता की? तो मानवतावादी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। मैं एक बार और बता दूं, मानवतावादी बेसिकली बच्चों एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा जो खुलेपन की बात करती है, परलोक की बजाय इलोक पर बल देती है, पैसा कमाना, एंजॉयमेंट करना, बंगला, गाड़ी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है। ठीक है, ये मानवतावादी विचारधारा। और आज आप यूरोप के अंदर जाओगे या यूरोप के अंदर तुम देखोगे तो आपको मानवतावादी विचारधारा झलक दिख जाएगी। और जब अंग्रेज लोग भारत के अंदर आए तो ये विचारधारा भारत के अंदर भी फैली। तो बेसिकली मुद्रण ने किस प्रकार इनकी विचारधाराओं का प्रचार किया? तो मुद्रण क्या था? मुद्रण था कि जो पुस्तकें थीं, जो लिखी हुई पुस्तकें थीं, सॉरी लिखी हुई कह रहा, छपी हुई पुस्तकें जो थीं, जो पुस्तकें छपी हुई थी तो उनको मुद्रण कहा गया था। तो ये छपी हुई जो पुस्तकें थी, इनकी वजह से मानवतावादी संस्कृति का ज़्यादा प्रसार हुआ। क्यों? क्योंकि जब एक विचारधारा पुस्तक पर छपी गई, अब पुस्तक छापी गई और इस पुस्तक को क्या कर दिया गया? क्षेत्रों के, देश के, राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में फैला दिया गया। और जहाँ जहाँ ये पुस्तकें गई वहाँ पर ये मानवतावादी संस्कृति, मानवतावादी विचारधारा भी फैलती चली गई। तो मुद्रण के कारण जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा, विचार, मत, ज्ञान का तेजी से प्रसारण हुआ। और मुद्रण से पहले कुछ हस्तलिखित प्रतियां होती थी। अब देखो, हाथों से लिखी हुई जो प्रतियां होती थी वो बहुत कम होती थी, वो कम ही लोगों तक पहुंच पाती थी। लेकिन जब पुस्तकें छपने लगी तो वो दूर दूर तक, विदेशों तक और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने लगी। और जब पहुंचने लगी तो लोग उनको पढ़ने लगे, और पढ़ने लगे तो मानवतावादी विचारधारा फैलती चली गई। ठीक है, समझ में आया? और अगर हम बात करें छापे खाने के बारे में, तो ये जो मुद्रण का काम हुआ था कहाँ पर हुआ था? छापे खाने में। तो सबसे पहला छापा खाना किसने बनाया था? सबसे पहले छापा खाना बेसिकली बनाया गया था 1455 में। कब बनाया गया था बच्चों? 1455 में। और ये बनाया था जोहानेस गुटनबर्ग, एक व्यक्ति का नाम है, जर्मन के रहने वाले थे, जोहानेस गुटनबर्ग। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था? 1455 में छापे खाने का निर्माण किया था। और सबसे पहले इन्होंने बाइबल छापी थी। क्या छापी थी इन्होंने? सबसे पहले बाइबल छापी थी। और बाइबल की कितनी प्रतियां छापी थी इन्होंने? 150 बाइबल की प्रतियां, यानी कि 150 बाइबल की कॉपियां इन्होंने छापी। और उसके बाद उन्होंने किताबें, पुस्तकें छापी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो जोहानेस गुटनबर्ग ने किया था। जोहानेस गुटनबर्ग ने किया था। ठीक है, कब करा था? 1455 में करा था। सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? तो बाइबल छापी थी। कितनी छापी थी? 150 छापी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप में महिलाओं की स्थिति का स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, मध्यकालीन यूरोप के समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो बेसिकली पारिवारिक निर्णयों में तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं पर भी हो, स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा खास नहीं होती थी। तो बेसिकली यूरोप के अंदर भी मध्यकाल में, यानी कि 5 से लेके 14वीं शताब्दी तक अगर हम देखें मध्यकाल के जो समय रहा है, तो मध्यकाल के समय भी परिवारों का निर्णय, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। सार्वजनिक जीवन मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दिन भर की जो भी काम, इंपॉर्टेंट मेल होते थे, या सॉरी इंपॉर्टेंट जो भी रूल रेगुलेशंस होते थे, तो उनमें महिलाओं का कोई भी योगदान नहीं होता था। ठीक है, तो कारोबार चलाने वाली महिलाओं की कोई राय नहीं। दहेज को कारोबार में लगाया जाता था पर उनसे कोई भी राय नहीं ली जाती थी, यानी कि लड़की का दहेज को कारोबार में लगा देते थे पर वो लड़की कारोबार के बारे में कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति उस टाइम ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम देखें जो व्यापारिक महिलाएं थी, उनकी स्थिति, ये जो अमीर घर की औरतें होती थीं या जो और परिवार की जो औरतें होती थीं, उनसे अलग व्यापारिक महिलाओं की स्थिति होती थी। व्यापारिक महिलाओं की स्थिति अलग होती थी। क्यों? क्योंकि इनके जो आदमी होते थे या इनके जो मेल होते थे, हस्बैंड होते थे, वो व्यापार की वजह से घर के बाहर देश विदेशों में घूमते रहते थे, देश विदेशों में जाते थे। तो उस वक्त घर की जिम्मेदारी किन पर होती थी? इन महिलाओं पर होती थी। इसीलिए इनकी स्थिति अलग रहती थी। लेकिन ये जो हमारी और महिलाएं होती थी, मिडिल क्लास कह सकते हो या हाई क्लास कह सकते हो, ये जो उस समय की जो औरतें थी, उनकी कोई भी भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन व्यापारिक महिलाओं के घरों में स्थिति अलग होती थी। वो घर को भी संभालती थी और अपने कारोबार को भी संभालती रहती थी, क्योंकि इनके हस्बैंड जो होते थे, इनके जो मेल होते थे, वो काम के सिलसिले में विदेशों में चले जाया करते थे। तो बेसिकली अगर पूछा जाए यूरोप में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट कीजिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताइए,
तो पारिवारिक निर्णयों में, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी। उनके दहेज को कारोबार में लगा दिया जाता था, पर वो कारोबार में कोई भी बात नहीं कर सकती थी। पर व्यापारिक महिलाओं की स्थिति अलग होती थी, ठीक है, वो अपने पति के साथ व्यापार में भी योगदान दिया करती थी। कोई दिक्कत बच्चों? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक दस्तावेज क्या था? मानवतावादी विद्वानों के इसके प्रति प्रतिक्रिया से चर्च के विरोधी राजाओं की खुशी क्यों हुई? देखो बेसिकली ये कॉन्स्टेंटाइन जो था, जब आप रोमन साम्राज्य वाला चैप्टर आपने पढ़ा था तो कॉन्स्टेंटाइन के बारे में था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में यही राजा था कॉन्स्टेंटाइन, जिनने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था, ठीक है। तो ईसाई धर्म को जब इसने राजधर्म बनाया तो बेसिकली इसने बहुत ज़्यादा वित्तीय शक्तियाँ भी पादरियों को दे दी थी, क्योंकि जब इसने ईसाई धर्म को बनाया तो पादरी आपको पता ही होगा कौन होते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म के अंदर जो धर्मगुरु होते हैं उनको पादरी कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा मानवतावादी विद्वानों ये दर्शाने में सफल रहे कि दस्तावेज असली नहीं अपितु परिवर्तित काल में जालसाजी द्वारा तैयार किए गए थे, और ये राजाओं की खुशी का कारण था, क्योंकि बेसिकली ये पादरी वर्ग के जो लोग रहते थे ना, ये राजाओं के ऊपर भी हस्तक्षेप से लगा के रखते थे, राजाओं के ऊपर भी अपनी एक क्योंकि धर्म से जुड़े हुए होते थे तो राजाओं के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते थे। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग यानी कि मानवतावादी लोगों ने ये साबित कर दिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा पूर्णतः तरीके से नहीं बनाए गए हैं, इन्हें बाद में जालसाजी से बनाया था, किन्होंने? पादरियों ने, अपने दावे को साबित करने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। तो यहाँ राजाओं को खुशी हुई और अब वो पादरियों को भी अपने अंडर लाने में सफल होते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत। मैंने आपको बता दिया था सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत। तो बेसिकली सबसे पहले सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था बेटा। एक चैप्टर तुम्हारे में टॉपिक होगा ये वाला, जब आप बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में आप देखोगे तो उसमें लास्ट में होगा कोपरनिकस। तो सबसे पहले सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था कि भैया पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, वो क्या कर रही है? सूरज स्थिर है, जो सन है वो स्थिर है, पृथ्वी और उसके साथ के जितने भी ग्रह हैं वो सब सूरज के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया चर्च के लोग क्या कहते थे? चर्च के लोग तो ये कहते थे कि भाई मनुष्य के कारण पृथ्वी क्या है? स्थिर है। तो जब कोपरनिकस ने इस बात की खोज करी तो अब ये ईसाइयों की जो बात थी ये क्या होने लगी? झूठी साबित होने लगी थी। देखो कोपरनिकस का सिद्धांत सूर्य स्थिर है, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की ओर चक्कर काटते हैं। ईसाइयों का विश्वास कि पृथ्वी पापों से भरी है और पापों की अधिकता के कारण वे क्या है? स्थिर है। ये बात कौन कहता था? ईसाई लोग यानी कि पादी लोग कहते थे। तो पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन जब कोपरनिकस ने ये खोज कर दी कि भाई सूर्य स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो इससे लोगों के मन में आया कि भाई हाँ, जो पादरी लोग जो हमें बात बता रहे हैं वो झूठी बता रहे हैं, और उनका विश्वास पादरियों से कम होने लग गया था, ठीक है। चलो आगे देखें। ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इर्सेस्म के चर्च के प्रति क्या अवधारणा थी? देखो चर्च के प्रति क्या अवधारणा बात की जाएगी, क्योंकि भाई ईसाई लोग जो थे वो चर्च के अंदर ही थे, और चर्च के लोग ही क्या करते थे? लोगों को लूट खसोट करते। देखो चर्च लालची और लूट खसोट करने वाली संस्था है। ये किन्होंने कहा था? मानवतावादी थे इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इर्सेस्म। इन्होंने क्या कहा? जो चर्च है वो लालची हो चुका है, लूट खसोट वाली संस्था बन चुका है। पॉप स्वरोक्ति दस्तावेज धन ठगने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंटाइन के अनवा द नामक दस्तावेज जालसाजी द्वारा तैयार कर किसानों पर लगाए गए कर अधिक और अनुचित हैं। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना 3 वर्ग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि भाई पादरियों को भी अधिकार होता था, किसानों की उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार होता था। तो ये उनको जो अधिकार किसने दिया था? उनका कहना था कि जो कॉन्स्टेंटाइन का अनुवाद नामक दस्तावेज है इससे प्राप्त उन्हें होता था। लेकिन बाद में मानवतावादी लोगों ने ये बात को साबित किया कि नहीं भैया, ये जो दस्तावेज है ये जालसाजी से तैयार किया गया था, कॉन्स्टेंटाइन ने इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं बनाया था। तो ईसाई मानवतावादी तो इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इसमें इसकी क्या विचारधारा रही थी? भाई समझ में आ गया कि भाई चर्च लूट खसोट करने वाले हैं, पाप स्वरोक्ति दस्तावेज धन ठगने का तरीका है, कॉन्स्टेंटाइन के जो अनुवाद नामक दस्तावेज है वो जालसाजी से तैयार कर रखा है, और इस दस्तावेज के जरिए वो ज़्यादा कर लगाकर मजे ले रहे हैं। कौन? पादरी लोग, ठीक है। चलो 8 अंक वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ ही क्वेश्चन इस चैप्टर के बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इंशाल्लाह 99% वो तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगे भी, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने बच्चों को अभी फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो मैंने बच्चों को बताया था 8 नंबर वाले, चारों के चारों 8 नंबर के वही क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में क्यों स्थापित हुए और उन्होंने मानवतावादी विचार के प्रसार में क्या योगदान किया? तो सबसे पहले इटली में ही क्यों हुए? जैसे देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, इटली के अंदर इसलिए हुए क्योंकि इटली के अंदर क्या होता था?
व्यापार होता था। जैसे आपको मैप में दिखा दो, देखो ये इटली है, आपको दिख रहा होगा ये इटली है, ठीक है। इटली जब ये है, देखो इसमें रोम दिख रहा होगा, रोम साम्राज्य, ठीक है। तो इटली है, इटली देखो चारों तरफ से देखो पानी से घुमा हुआ है पूरा ना, पानी 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 यहाँ पर हो रहा है। अगर हमें सपोज करो व्यापार करना है, ठीक है, तो कहाँ से करेंगे? अगर हमें सामान यहाँ जर्मनी पहुँचाना है, बेल्जियम पहुँचाना है, तो भाई हम जहाज़ यहाँ से नीचे से अफ्रीका से घुमा के तो ले जाएंगे नहीं। तो बेसिकली हम क्या करते थे, यानी कि सॉरी, जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, वो इटली के इन बंदरगाहों पर आकर यहाँ पर आकर पानी के जहाज़ रोक दिया करते थे, और यहाँ से सारा सामान फिर बाय रोड या बाय जो भी ट्रेन होता था उससे सामान ये यूरोप के अलग अलग देशों में पहुँचता चला जाता था। तो भाई जहाँ पर पानी के जहाज़ आकर खड़े होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा रोज़गार होगा, और जब रोज़गार होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी महसूस होगी। जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़रूरत होगी तो वहाँ पर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज स्कूल ये सब स्थापना होती चली जाएंगी। लोग शहरों का, नगरों का निर्माण होने लग जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। तो इस वजह से इटली के जो नगर थे ना, छोटे छोटे जो इटली के नगर थे, इनका क्या होने लगा था, डेवलपमेंट होने लग गया था, ठीक है। तो ये इटली के नगरों क्या होने लग गया था, डेवलपमेंट होने लग गया था। समझ में आया क्यों हुआ इटली के नगरों का सर्वप्रथम डेवलपमेंट? क्योंकि यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा इटली के अंदर होने लग गया था, ठीक है। चलो अब वापस अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इटली में क्यों हुए थे बेटा? सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में ही स्थापित हुए। क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पर देखो 20वीं सदी से पादुआ व बोलोनिया नगर व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थे। किस से? व्यापार से और वाणिज्य से। जब व्यापार और वाणिज्य से संबंधित होंगे तो वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस होगी, इसलिए वहाँ पर क्या खुलेंगे, विश्वविद्यालय खुलेंगे, ठीक है। अब देखो व्यापार संबंधित तो वकीलों, नोटरी के बड़े पैमाने के व्यापार के लिए नियमों को लिखना, व्याख्या करना, समझौते तैयार करना, इन सब की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ पर विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अतः पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र बन चुके थे, ठीक है। फ्रांचेस्को पेट्रक के प्रयत्नों से कानून रोमन संदर्भ में पढ़ा गया। वहाँ के प्राचीन लेखकों की रचनाओं का भी विकास होने लग गया था। नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे भी ज्ञान की अवधारणा दी गई थी, क्योंकि पहले यूरोप के अंदर ज़्यादातर सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी, लेकिन जब विश्वविद्यालय खोले गए इटली के अंदर ज़्यादा तो उनके अंदर सिर्फ धर्म की शिक्षा ही नहीं, बल्कि धर्म की शिक्षा के अलावा और भी ज्ञान की बातें की जाने लग गई थी, ठीक है। पेट्रक के स्थायी नगर निवास फ्लोरेंस में भी विश्वविद्यालय खोले गए। मानवतावादी विचारधारा का प्रसार होने लग गया था। कहाँ पर? ये सारी इटली की बात हो रही है, ठीक है। नए विश्वविद्यालय जो खोले गए थे, तो नए विश्वविद्यालयों में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन ये सब विषय पढ़ाए जाने लग गए थे, ठीक है। इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक मानवतावादी कहलाए गए थे। ये विषय धार्मिक नहीं वरन उस कौशल पर बल देते जो व्यक्ति के चर्चा व वाद विवाद से विकसित हुए थे। यानी कि इन विश्वविद्यालयों के अंदर बेसिकली धर्म के अलावा और भी पढ़ाई कराई जाने लग गई थी, ठीक है। ह्यूमैनिटीज लातिन शब्द ह्यूमैनिटीज से बना है, ह्यूमैनिटास से बना है, ठीक है। जैसे आज हम पढ़ते हैं ना ह्यूमैनिटीज में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली ये पढ़ते हैं, अलंकार शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, नीति दर्शन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो सब ह्यूमैनिटीज आज इसके शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान उल्लेखनीय था। दांते हुए जोटों का योगदान भी बेसिकली रहा था। तो बेसिकली सारे के सारे वो पॉइंट थे, कम से कम इसमें 11 पॉइंट हैं। अगर आपने 8 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट्स भी अगर आपने सही से लिखे, और किसी को आप उल्लेख भी, यानी कि किसी को आप डिफाइन भी कर सकते हो। अगर आपको पूरे पॉइंट याद ना हो तो आप खाली मेन पॉइंट से डालें, वकीलों व नोटरियों की, ठीक है, और उसके बारे में अंदर से अपनी कहानी सी बनाकर लिख दें। तो इस प्रकार से आप 8 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। जब 8 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे तो उससे आपको वो बड़ा करने में आसान होता चला जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हो गया कि भाई इटली के अंदर जो बेसिकली ये विश्वविद्यालय क्यों हुए थे, यानी कि यूरोप में सर्वप्रथम इटली के अंदर ही विश्वविद्यालय क्यों स्थापित हुए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन। देखो क्या क्या परिवर्तन उसमें आए, आप इनको पॉइंट्स में बनाकर लिख देना। मैं इसमें पूरे एक पैसे है तो आप लिख देना। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में क्या परिवर्तन हुए, तो पहला क्या था बच्चों, नगरों की संख्या में वृद्धि हुई, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, दूसरा पॉइंट। तीसरा, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, नगरीय सभ्यता विकास, और तीसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट, राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी, ठीक है। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, ठीक। नेक्स्ट है मुद्रण, यानी कि छापा खाने के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने लगी, ठीक है।
प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। पुस्तकें छपने से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, ये विचार गलत सिद्ध हो चुका था। तो बेसिकली सारे पॉइंट हैं, उनको पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाओगे, आपको आसानी से 8 नंबर मिल जाएंगे और ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। ठीक है, एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ठीक है, राजा और चर्च ने नगरों को सुविधा प्रदान कर दी। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। ठीक है, मुद्रण यानी कि छापे खाने के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। पुस्तकें छपने से लोग लगी और भूमध्य सागर विश्व का केंद्र विचार गलत साबित हो चुका था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप वीडियो को देखना। अगर कोई चीज़ आपको लग रही है ना भी दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसको और डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस आप आराम से इन क्वेश्चनों को 2-3 बार आप देखोगे ना वीडियो, तो आपको आसानी से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार ये आया है। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। जैसे आपने अभी तक जो जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे या चैप्टर के बारे में देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद क्यों हुआ था। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ईसाई धर्म के जो लोग थे, यानी कि पादरी जो लोग थे, वो खूब लूट घसोट करने लग गए थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे कमा रहे थे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है, अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने को कहा गया। ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया कि भाई जैसा ईसाई धर्म था उसको उसी तरीके से फॉलो करो, ये जो नया तरीका ला रहे हो उसको नहीं करना चाहिए। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। ये बोला गया कि अब मानव को किसी पादरी की जरूरत नहीं है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि मानव एक विवेकपूर्ण कर्ता है, वो खुद अपने जीवन मुक्त को चला सकता है। देखो, मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, पाप सुरोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा ताकि लोग बाग क्या कर सकें, सब बाइबल को आसानी से पढ़कर समझ सकें। तो अनुवाद होने लगा। पता चला कि धन लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है, यानी कि जो पादरी लोगों के द्वारा बताया जा रहा था ऐसा बाइबल के अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। चर्च द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया और राजा भी चर्च द्वारा राज्य के कार्य के हस्तक्षेप से नाराज थे। यानी कि राजा भी क्या थे, चर्च के लोगों से नाराज थे, क्योंकि वो उनके कामों में दखलंदाजी करते थे। तो ये सारे कारण थे जिस कारण से ईसाई धर्म के अंतर्गत क्या हुआ बेटा, वाद विवाद हुआ। और फिर वाद विवाद में ईसाई धर्म आगे चलकर कितने भागों में बढ़ गया था, 2 भागों में बढ़ चुका था। एक हो गया था हमारा कैथोलिक और दूसरा हो गया था हमारा प्रोटेस्टेंट वाद। ठीक है, ये देखिए 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति। 16वीं शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं ना, 16वीं शताब्दी में यानी कि 1600 ईस्वी में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। चौथा, व्यापारिक परिवार में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। ठीक है, पांचवा, कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे कसांद्रा फैदले जो यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान थी। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व रहता था। तो एक और मार्सिसा इसाबेलेदीस थे। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी, जैसे मैंने आपको बताया, व्यापारिक परिवार की जो महिलाएं थी उनको दुकान चलाने का अधिकार होता था। ठीक है, और उस वक्त में यानी कि 16वीं शताब्दी में जब महिलाओं को बिल्कुल घर की 4 दीवारी में रखा जाता था, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता था, तो उस वक्त में कुछ ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने पूरी चीज़ों को बदल कर रख दिया था। जैसे इनमें वेनिस निवासी थी कसांद्रा फैदले। इन्होंने यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। किस वक्त में विद्वान बनी, जिस वक्त में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, या कह सकते हो महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, तो ये अलग थी। ठीक है, इसके अलावा एक मार्सिसा इसाबेलेदीस थी, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर क्या करा, शासन किया था। तो ये 2 महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में, जब महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, उस वक्त में इन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट किया और ऐसा काम किया था। भाई वेनिस के निवासी कसांद्रा फैदले ने क्या करा था, वो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। ठीक है, और मार्सिसा इसाबेले ने क्या करा, अपनी पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। तो ये महिलाएं थी। ठीक है, तो ये और महिलाओं के बिल्कुल उस समय के अनुसार जो भी महिलाओं की स्थिति थी उसके विपरीत इन्होंने अपना आप का डेवलपमेंट किया था, इसलिए इन दोनों का उल्लेख बुक के अंदर किया गया है। कसांद्रा फैदले और मार्सिसा इसाबेलेदीस थे। इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो महिलाएं क्यों थी, क्योंकि बेसिकली देखो बच्चों, जो समाज में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम करता है ना, तो उसका बाकी नाम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों के अंदर आया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको पुराने नोट्सों के अंदर से इसको निकाला है।
ठीक है, तो ये है रेनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय, मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो खाली अगर रेनेसा आ जाए तो पुनर्जागरण है, और रेनेसा व्यक्ति हो जाए तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति जिसको कई सारे विषयों में रुचियाँ हों और उसे महारत हासिल हो। लेकिन यहाँ पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, रेनेसा का हिंदी रूपांतरण। पुनर्जागरण क्या है, रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जागरण वास्तव में एक ऐसा आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग के प्रकाश में सांस लेने लग गया था। देखो, मानवतावादी लोग ये मानते थे, मानवतावादी जो लोग थे उनका मानना था कि भाई जो यूरोप है वो 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अंधकार युग में रहा है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी से उसका पुनर्जागरण हुआ है और उसने दोबारा से अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया है। ठीक है, आए समझे पुनर्जागरण शब्द का मतलब क्या था। अब पुनर्जागरण शब्द की क्या क्या विशेषताएं थी। इटली के नगर राज्य पुनर्जागरण के प्रथम केंद्र बन गए। इटली के, मैंने बताया था इसमें इटली का ज़्यादा योगदान रहेगा, और इस चैप्टर के अंदर मैप में भी इटली का ही बात की जाएगी, ध्यान रखना, इटली। ठीक है, नवीन कला शैली का जन्म हुआ, वस्तुकला एवं साहित्य का विकास हुआ, प्राचीन विद्या तथा ज्ञान को नया जीवन मिला, और अनेक नवीन नगरों का उदय भी हुआ था। ठीक है, मानव में स्वतंत्र चिंतन और मानवता का विकास हुआ। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें। ये भी बहुत धर्म सुधार आंदोलन मैंने आपको जैसे बताया भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपरों में बहुत बार आया है। धर्म सुधार आंदोलन क्या था। ठीक है, देखो धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे बेसिकली, फिर हम पढ़ेंगे भी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या निकले, धर्म सुधार आंदोलन था क्या। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन वह आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में प्रोटेस्ट शाखा का उदय हुआ, और इनका जन्मदाता मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर किंग ने इस आंदोलन को शुरू करा था, जिसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं या प्रोटेस्टेंट सुधारवाद भी कहते हैं। तो इनके इस मार्टिन लूथर के आंदोलन की वजह से ईसाई धर्म दो भागों में पड़ गया था। एक तो हमारा था कैथोलिक वाला, ठीक है, दूसरा हमारा प्रोटेस्ट भी बन गया था। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन के उत्थान के क्या कारण थे, तो बेसिकली धर्म सुधार आंदोलन हुआ क्यों था, क्योंकि चर्च ने बहुत अधिक धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। पॉप, उच्च पदों पर नियुक्त पादरी लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत करने लगे थे। भोग विलास का मतलब होता है खूब मौज मस्ती लेना, ठीक है, अय्याशी वाला जीवन वो व्यतीत करने लग गए थे। इस कारण बहुत से व्यक्ति इनसे घृणा करने लगे थे, किनसे, पादरियों से। ठीक है, यही बात धर्म सुधार आंदोलन के उत्थान का एक प्रमुख कारण थी। ठीक है, दूसरा, चर्च में पादरियों के पदों को बेचा जाने लग गया था। इसके परिणाम स्वरूप लोग चर्च के विरुद्ध होते चले गए थे। पॉप पादरी माफीनामे यानी कि दंडो मुक्तियाँ यानी कि पाप स्वरोक्ति दस्तावेज, लोगों को ये बात पसंद न आती थी, उन्होंने चर्च के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई थी। पॉप जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करते थे और स्वयं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ऐश्वर्यपूर्ण का मतलब महलों में रहना, खूब मौज मस्ती से जीवन को व्यतीत करना और घूमना फिरना, ठीक है, ये सब चीज़ करते थे। ठीक है, तो अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या निकले। जब धर्म सुधार आंदोलन करा किसने, मार्टिन लूथर किंग ने, तो इसका सब पर प्रभाव पड़ा, समाज पर प्रभाव पड़ा, कैथोलिक धर्म पर प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा। सामाजिक प्रभाव में क्या पड़ा, इस आंदोलन के कारण अंधविश्वासों और आडंबरों का अंत हो गया। साधारण नागरिकों को बाइबल का अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त हो गई। वैज्ञानिकों को भी अपने अध्ययन में स्वतंत्रता मिलने लगी। चर्च की संपत्ति का किसानों तथा मध्य वर्ग में वितरण होने लगा और चर्च के कर भार से मुक्त हो गए। तो ये इसका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ के और इन चीज़ों को समझकर आपको लग रहा होगा कि भाई यूरोप के जो लोग हैं ना, वो धर्म की बात क्यों नहीं करते, इन सारे कारणों की वजह से वो धर्म की बात नहीं करते। इसीलिए वो अपना पैसा कमाना, इंजॉयमेंट करना, बंगला गाड़ी और घूमना फिरना, इन चीज़ों पर क्यों ध्यान देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि पहले ही उनका जो ये आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, क्योंकि पुराने समय में ही ये पादरियों ने उनके साथ इतना अंधविश्वास किया, इतने आडंबर उन पर लगाए कि जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पूरी तरीके से धर्म को अपने अकॉर्डिंग मानना शुरू कर दिया। ठीक है, सेकंड, कैथोलिक धर्म में सुधार आंदोलन। ठीक है, कैथोलिक धर्म में अनेक सुधार हुए। कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए ट्रेंट एवं परिषद बुलाई गई, बैठकें हुई, 18 साल तक चली। पॉप की प्रधानता, अब देखो जब आंदोलन किए गए ना, और जब ये कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप में बदनाम होते चले गए, तब इन्होंने क्या करा, अपनी अलग बैठक बुलाई और अब इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। ठीक है, समापत्र को बेचना बंद कर दिया। ठीक है, और चर्च अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर अधिक प्रभावशाली होते चले गए, यानी कि जो कैथोलिक धर्म थे ये भी, इसमें भी सुधार होने लग गया था। राजनीतिक परिणाम में क्या हुआ था कि भाई जो राजा की शक्ति बढ़ी थी और ये जो पोप राजाओं के काम में दखल अंदाजी दिया करते थे, ये भी क्या हो गई, बंद होती चली गई थी। ठीक है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलने लगा, राष्ट्रीय भाषा तथा साहित्य का प्रसार होने लग गया था। ठीक है, देखो ये कोपरनिकस क्रांति की मैंने बात कही थी, तो इसमें मैंने इसलिए इसको ऐड किया है क्योंकि कोपरनिकस के अंदर ना कुछ बुकों के बारे में
किया जाएगा उल्लेख, क्योंकि उन बुकों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो बेसिकली यही थे कोपरनिकस, जिन्होंने एक बात की खोज करी थी कि भाई पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि सूरज स्थिर है। ठीक है, तो इनकी जो किताब थी, पांडुलिपि जो थी किनकी, कोपरनिकस की, उसका नाम था दी रिवोल्यूशनरी बस। ये ध्यान रखना कि भाई जो कस थे उन्होंने जो अपनी पांडुलिपि लिखी थी उसका क्या नाम था, दी रिवोल्यूशनरी बस। अब इसको पांडुलिपि कह लो या कह लो कि वही कोपरनिकस के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था, तो दी रिवोल्यूशनरी बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब इनका जो विचार था कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है बल्कि कौन स्थिर है, सूरज। अब इनके जब इन्होंने इस विचारधारा को फैलाया तो लोगों ने इनकी बात को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद के जो विद्वान आए उन्होंने भी इनकी इस बात को सही ठहराया कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही खोज करी थी। तब ये वाला जो मंडल था, सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत, ये लोकप्रिय होता चला गया था। ठीक, एक खगोल शास्त्री थे जोहानेस केपलर और तथा गैलीलियो ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया था। और केपलर ने अपने ग्रंथ, केपलर के ग्रंथ का नाम क्या था, कॉस्मोग्राफिकल। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई केपलर के ग्रंथ का नाम क्या था, कॉस्मोग्राफिकल। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, इधर विद्वानों के नाम लिख देंगे, इधर उनकी पुस्तकों के नाम, केविन के मैच करो। ठीक है, तो वो मैच भी आप तभी कर पाओगे जब आपको नाम याद होगा। तो केपलर के ग्रंथ का नाम क्या था बेटा, केपलर के ग्रंथ का नाम था कॉस्मोग्राफिकल। ठीक है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, ये इनका वो था। ठीक है, बुक का नाम था। एक और है जिसका नाम है गैलीलियो ने अपने ग्रंथ, गैलीलियो के ग्रंथ का नाम क्या था, दी मोशन। गैलीलियो के ग्रंथ का नाम क्या था, दी मोशन। तो बेसिकली इसमें हमने 3-4 जो विद्वान थे उनके बारे में पढ़ा। देखो जैसे कौन कौन था, कोपरनिकस के ग्रंथ का नाम क्या था, दी रिवोल्यूशनरी बस। कोपरनिकस की बुक का नाम क्या था, दी रिवोल्यूशनरी बस। ठीक है, और अगर देखा जाए केपलर की बुक का नाम क्या था, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। ठीक है, और गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में, तो गैलीलियो की कौन सी बुक थी, दी मोशन। तो बेसिकली इसमें कोपरनिकस हो जाएगा, दूसरा केपलर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गैलीलियो। कोपरनिकस ने कौन सी लिखी थी, दी रिवोल्यूशनरी बस। केपलर ने लिखी थी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री और गैलीलियो ने लिखी थी दी मोशन। ठीक है गाइज, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, आप उनको इन्हीं को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और लिख कर आना है। आपको अच्छे से पॉइंट वाइज क्वेश्चन को लिखना है, जो दिमाग में आपके समझ में आता है, जो चीज़ आप अपने पास से बनाकर लिख सकते हो, आप उस तरीके से लिख के आइए। रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को बस समझिए। अगर आप समझ जाओगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर कभी परेशान नहीं होगे। और हिस्ट्री को रटा नहीं, समझा जाता है। और आपने एक बार हिस्ट्री को समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट से कोई भी प्रॉब्लम लगी आपको इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये पसंद आई और अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और अपना पढ़ाई करना आप शुरू कर दें। ठीक है, चलिए, अगर आपको और सब्जेक्ट की या और चैप्टरों की वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। इससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।